एक शरीफ नौजवान जिसे कदम कदम पर संसार किया गया। जालिम माशरे की नाइंसाफियों, करप्ट पुलिस और दौलतमंद बदमाशों ने उसे भी एक गुंडा बनने पर मजबूर कर दिया। और जब एक शरीफ इंसान जराइम पेशा बन जाए तो वो सब गुंडों से ज्यादा खतरनाक हो जाता है। एक बदकिस्मत नौजवान जिसे जुर्म की दलदल ने एक आतिशफशां बना दिया। बदले की आग में जलते एक शरीफ नौजवान की कहानी। अखबार में शाया होने वाली खबर खासी दिलचस्प थी। एक साबिक पुलिस अफसर पर उस वक्त कातिलाना हमला हुआ जब वो अपने दोस्तों के साथ माल रोड के एक रेस्टोरेंट से निकलकर कार की तरफ जा रहा था। पुलिस के जराये ने बताया था कि ये पुलिस ऑफिसर आजकल अगरचे मुअत्तल है, लेकिन उससे पहले अपनी ड्यूटी के दौरान जराइम पेशा लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करता रहा है। और उस पर हमला किसी ऐसे ही जराइम पेशा शख्स ने किया था जो उसके हाथों किसी वक्त जिक उठा चुका था। पुलिस के जराये के मुताबिक एक गोली साबिक पुलिस ऑफिसर के बाजू का गोश्त चीरती हुई निकल गई थी और उसे मरहम पट्टी करके फारिग कर दिया गया था। पुलिस नामालूम हमलावरों का सुराग लगाने की कोशिश कर रही है। ये अगरचे सादा खबर थी। इस खबर को पढ़ने के बाद हर शख्स यही समझेगा कि किसी जराइम पेशा ने कोई बदला लेने के लिए पुलिस ऑफिसर पर कातिलाना हमला किया था। लेकिन शारिक वगैरह के लिए सोचने के लिए बहुत कुछ था और वो लोग बहुत देर से बैठे इसी खबर पर तबसरा कर रहे थे। नौलखा कह रहा था ये इंस्पेक्टर उस्मान की कोई चाल भी हो सकती है। वो जानता है कि तुम्हारे पास उसकी ऐसी तस्वीरें हैं जो उसे फांसी के फंदे तक पहुंचा सकती हैं। इन तस्वीरों की वजह से वो बराह रास्त तुम्हारे खिलाफ कुछ नहीं कर सकता, लेकिन एक तलवार तो उसके गले पर लटकी हुई है ना। उससे निजात हासिल करने का एक तरीका ये भी है कि वो तुम लोगों का हमदर्द बना रहे और तुम्हें रास्ते से हटाने की कोशिश भी करे। शारिक बोला इस इम्कान को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। समीना ने पहले उसे बता दिया था कि वो 8:30 बजे शीजान में उसे मिलने आएगी और हो सकता है उस्मान ने पहले से आदमियों का बंदोबस्त कर रखा हो और उन्हें समझा दिया हो कि किस वक्त क्या करना है। लिहाजा मौका पाकर उन्होंने कार्रवाई कर दी। ये तो खुशकिस्मती थी कि दोनों बच गईं। समीना बोली सोचने की बात और भी है। गोली उसको लगी थी और फिर उसने हमें वहां से भाग जाने का मशवरा दिया। उसके पास पिस्तौल भी था। अगर वो चाहता तो हमें अपनी गोलियों का निशाना बनाकर इल्जाम हमलावरों पर आयद कर सकता था। नौलखे ने कहा समीना बीबी, ऐसे खेलों में तो बड़ी लंबी लंबी चालें चली जाती हैं। तुम्हारी जहानत में कोई शुबा नहीं, लेकिन इन बातों की अभी तुम्हें समझ नहीं। मेरा मशवरा तो यह है कि इंस्पेक्टर उस्मान पर एतमाद ही न किया जाए। शाहपरी ने पहली मर्तबा गुफ्तगू में हिस्सा लेते हुए कहा, मैं तुमसे इत्तेफाक करती हूँ। समीना बोली बहरहाल जो कुछ भी हो, हाजी के खिलाफ आज ही कार्रवाई होगी और उस कार्रवाई में उस्मान शरीक नहीं होगा। उसे फोन करके बता दिया जाएगा कि हमने अपना प्रोग्राम मुलतवी कर दिया है। तवक्को के ऐन मुताबिक इंस्पेक्टर उस्मान घर पर ही मौजूद था और फोन उसी ने रिसीव किया। समीना उसकी आवाज सुनने के बाद बोली, मैं समीना बोल रही हूँ मिस्टर उस्मान, तुम्हारे बाजू का जख्म कैसा है अब? रात को तो मैं घबरा गई थी, लेकिन अभी अखबार में पढ़ा तो पता चला कि गोली सिर्फ गोश्त चीरती हुई निकल गई है। इंस्पेक्टर उस्मान ने कहा, हाँ मामूली जख्म है, 2-4 रोज में ठीक हो जाएगा। पुलिस सर्विस में रहकर तो ऐसे कई जख्म लगे हैं जिनकी मैंने कभी परवाह नहीं की। बहरहाल ये जख्म हमारे किसी काम में रुकावट नहीं बनेगा। समीना बोली, कौन थे वो लोग, कुछ पता चला? उस्मान ने कहा, पुलिस सर्विस में रहते हुए मैंने दोस्त कम और दुश्मन ज्यादा बनाए हैं। 20 लोगों को जेल भिजवाया था। हो सकता है उन्हीं में से कोई रिहा होने के बाद मुझसे बदला लेना चाहता हूँ। समीना बोली, वो हाजी के आदमी तो नहीं थे? उस्मान बोला, हाजी के आदमी? तुम्हारे दिल में ये ख्याल कैसे आ गया कि वो हाजी के आदमी हो सकते हैं? समीना बोली, हो सकता है हाजी को तुम पर शुबा हो गया हो और उसने तुम्हारी निगरानी शुरू कर रखी हो। उस्मान बोला, नहीं, वो हाजी के आदमी नहीं हो सकते। अगर वो हाजी के आदमी होते तो हम तीनों का खातिमा किए बगैर वहां से न जाते। समीना बोली, ठीक है, इस वक्त मैंने तुम्हें ये बताने के लिए फोन किया था कि हमने आज रात 11 बजे वाला प्रोग्राम मुलतवी कर दिया है। उस्मान हैरत से बोला, वो क्यों? समीना बोली, अब इस प्रोग्राम पर उस वक्त अमल किया जाएगा जब तुम्हारे बाजू का जख्म ठीक हो जाए। उस्मान बोला, लेकिन इस दौरान अगर हाजी ने वो माल कहीं और मुंतकिल कर दिया तो? समीना बोली, उसकी तुम फिक्र मत करो, हम उसका सुराग लगा लेंगे। वैसे तुम भी तो मौजूद हो हाजी पर निगाह रखने के लिए। मैं तुम्हें 1-2 दिन के बाद फोन करूंगी। उसने जवाब का इंतजार किए बगैर फोन बंद कर दिया। समीना ने वो सारा दिन कोठी में ही गुजारा था। शाम को उसने गाड़ी का जायजा लिया। गुज़श्ता रात फायरिंग की वजह से उसकी खिड़कियों के 2 शीशे टूट गए थे। उसके अलावा गाड़ी को और कोई नुकसान नहीं पहुंचा था। रात को गाड़ी चलाते हुए उसने अंदाजा लगा लिया था कि गाड़ी का इंजन बेहतरीन हालत में था और समीना को यकीन था कि किसी मौके पर यह गाड़ी परेशान नहीं करेगी। रात को ठीक 11 बजे समीना और शाहपरी तुफैल को साथ लेकर कार में कोठी से निकल गए। एक पेट्रोल पंप पर कार की टंकी फुल करवा ली गई और पेट्रोल के 3 फाजिल गैलन भी गाड़ी में रखवा लिए गए। इकबाल टाउन पहुंचने में उन्हें ज्यादा देर न लगी। तुफैल को पूरा मंसूबा समझा दिया गया था। उसने हाजी की इकबाल टाउन वाली कोठी नहीं देखी थी।
समीना उसे रास्ता समझा रही थी। ये इलाका अंडर डेवलपमेंट था। कहीं एक घर आबाद हो चुका था तो उसके आगे पीछे 4-6 घर जेरे तामीर थे। इस तरह आबादी बहुत फैल रही थी। एक कच्ची गली में मुड़ते ही कार का इंजन हिचकोले खाने लगा और बिलाखिर कार गली के कोने पर रुक गई। उससे आगे दाईं तरफ वही गली थी जिसके सामने वाली लेन में तीसरे नंबर पर एक खूबसूरत 2 मंजिला कोठी थी। उस कोठी को देखकर समीना के मुंह से बेख्तियार गहरा सांस निकल गया। ये वही कोठी थी जो हाजी ने उसे दी थी और उसने रजिया के नाम ट्रांसफर करवा दी थी, लेकिन बाद में हाजी ने धोखे से उस पर दोबारा कब्जा कर लिया। समीना सरगोशियों में शाहपरी को उस कोठी के बारे में बता रही थी। तुफैल गियर बदल बदल कर एक्सेलरेटर दबा रहा था, लेकिन कार आगे बढ़ने का नाम नहीं ले रही थी। बिलाखिर वो इंजन बंद करके नीचे उतर आया और बाहर बोनट खोलकर इंजन देखने लगा। समीना कोठी की तरफ देख रही थी। गेट के सामने कुर्सी पर एक आदमी बैठा हुआ था। उसके कंधे पर लटकी हुई क्लैशनकोफ साफ नजर आ रही थी। कोठी के अंदर सिर्फ बरामदे में रोशनी हो रही थी, जबकि अंदर की बत्तियां बुझी हुई थी। तुफैल ने कदरे बुलंद आवाज में कहा, बीबी, रेडिएटर में पानी खत्म हो गया है। कोठी के गेट के सामने बैठे हुए गनमैन ने भी उसकी आवाज सुन ली। समीना और शाहपरी नीचे उतर आईं। वो भी चंद लम्हे इंजन को देखती रहीं, फिर कोठी के गेट के सामने आ गईं। समीना गनमैन की तरफ देखते हुए बोली, भाई साहब, हमारी गाड़ी में पानी खत्म हो गया है, अगर थोड़ा सा। उस आदमी ने समीना की बात काट दी। बोला, मेरी कोई बहन नहीं है बीबी, इसलिए मुझे भाई साहब मत कहो। समीना ज़ेरे लब मुस्कुरा दी, बोली, अच्छा जनाब, गाड़ी के लिए पानी मिल जाएगा। वो बोला, अभी लाता हूँ, यहीं रुको। वो आदमी अंदर चला गया और कुछ देर के बाद एक डिब्बे में पानी ले आया। समीना ने तुफैल को बुलाकर डिब्बा उसके हवाले किया और गनमैन की तरफ देखते हुए कहा, पीने के लिए भी ठंडा पानी मिल जाएगा। गनमैन बोला, जितना मर्जी, अंदर आ जाओ, मैं तुम्हें फ्रिज का ठंडा पानी पिलाता हूँ। बाहर गली में खड़े हुए पानी पीना अच्छा नहीं लगता। वो दोनों अगरचे बुर्के पहने हुए थी, मगर शाहपरी ने निकाब उठा रखा था और गनमैन ललचाई हुई नजरों से उसकी तरफ देख रहा था। समीना बोली, अंदर खवातीन और बच्चे तो होंगे ना? गनमैन बोला, यहाँ कोई खवातीन और बच्चे नहीं हैं, यहाँ सिर्फ मैं हूँ और मंजूरा है। हम दोनों शरीफ आदमी हैं और आज तो यहाँ हमारा राज है। मैं तुम्हें पानी भी पिलाऊंगा और भी जो कहो। समीना और शाहपरी ने एक दूसरे की तरफ मानी खेज निगाहों से देखा और गेट के अंदर आ गईं। गनमैन ने गेट भेड़ दिया। वो दोनों उसके साथ बरामदे में आ गईं। इसी तरह अंदर से एक और आदमी भी निकल आया था। उसके कंधे पर भी क्लैशनकोफ लटकी हुई थी। पहले गनमैन ने दूसरे को मुखातिब करते हुए कहा, ओए मंजूरे, जा फ्रिज में से ठंडा पानी निकाल कर ला। ये बीबियां पता नहीं कब से प्यासी हैं। बीबी, अंदर आ जाओ तुम लोग। समीना और शाहपरी राहदारी में आ गईं। उनके हाथ बुर्कों के अंदर थे। उन दोनों ने अपने अपने पिस्तौल निकाल लिए थे। समीना ने शाहपरी को इशारा किया और फिर उन्होंने बैक वक्त पिस्तौल निकाल लिए। दोनों के पिस्तौलों पर साइलेंसर लगे हुए थे। समीना गुर्राई, हाथ उठा लो, अगर तुम में से किसी ने कोई गलत हरकत की तो भेजा उड़ जाएगा। उसने गनमैन को जद पर ले रखा था जिसने उन्हें अंदर बुलाया था। गनमैन हंसा, बोला, बड़ी दलेर हो, मुझे डराती हो शबीरे को। उसने कंधे पर लटकी हुई क्लैशनकोफ उतारने की कोशिश की, मगर समीना ने ट्रिगर दबा दिया। गोली उसके हाथ पर लगी और वो चीख उठा। समीना ने चेहरे से निकाब हटा दिया। वो उसकी तरफ देखते हुए बोली, मुझे अच्छी तरह पहचान लो, मैं समीना हूँ जिसकी हाजी को तलाश है। मैं तुम्हें जिंदा रखूंगी ताकि तुम हाजी को बता सको कि शारिक और समीना गाफिल नहीं है। हाजी अगर हमारी हवेली से माल उठा लाया तो इसका ये मतलब नहीं कि हम खामोश होकर बैठ जाएंगे। मुझे मालूम है माल इसी कोठी में है, लेकिन चंद मिनट के बाद यहाँ राख के ढेर के सिवा कुछ नहीं होगा। उन दोनों ने गनमैन और उसके साथी मंजूरे को गैर मुसल्ला किया। समीना ने आवाज देकर तुफैल को बुला लिया। वो पेट्रोल के गैलन उठा लाया था। शाहपरी उन दोनों को पिस्तौल की जद पर लिए रही और तुफैल उन्हें रस्सियों से बांधने लगा। फिर वो उन दोनों को उठाकर बाहर ले गया और गाड़ी में ठूंस दिया। समीना और शाहपरी पूरी कोठी में पेट्रोल छिड़क रही थी। कुछ पेट्रोल उन्होंने गेट पर भी छिड़का। समीना ने दोनों क्लैशनकोफें भी उठा ली। बाहर आकर समीना ने बुर्के की जेब में रखी हुई माचिस निकाली और तीली जलाकर गेट की तरफ उछाल दी। गेट पर छिड़के हुए पेट्रोल ने फौरन ही आग पकड़ ली। वो दोनों दौड़कर कार की अगली सीट पर ठूंस गई। कार का इंजन स्टार्ट था। तुफैल ने एक झटके से कार आगे बढ़ा दी। आग बड़ी तेजी से फैल रही थी। तीसरी गली में मुड़ते ही तुफैल ने कार रोक ली और नीचे उतरकर उसने कोठी के दोनों मुहाफिजों को खींचकर नीचे फेंक दिया और दोबारा स्टीयरिंग के सामने बैठकर कार आगे बढ़ा दी और मुख्तलिफ गलियों में घुमाता हुआ सड़क पर ले आया। अखबारात एक बार फिर चीख उठे। उस रात इकबाल टाउन का इलाका धमाकों से गूंजता रहा था। ये तो गनीमत था कि असलहे की पेटियां कोठी के पिछले कमरे में रखी हुई थीं और कोठी के पिछली तरफ दूर तक गहरा खड्ड और वीराना था। कोठी को आग लगने के बाद कुर्ब जवार के लोग शोर मचाते हुए वहां जमा हो गए थे, लेकिन धमाके शुरू होते ही लोग भाग खड़े हुए थे। पहले धमाके के साथ ही कोठी की पिछली दीवार ढह गई थी और उस कमरे में एक खड्ड पड़ गया था और फिर वो खड्ड फैलता हुआ कोठी के पिछली तरफ वाक़े खड्ड से मिल गया
इस तरह असलहा और गोले बारूद की तमाम पेटियां उस खड्ड में जा गिरी और उस खड्ड ही में धमाके होते रहे थे। अगर कोठी की पिछली तरफ भी आबादी होती तो बहुत भारी जानी नुकसान होता, लेकिन जानी नुकसान तो कोई नहीं हुआ। अलबत्ता वो कोठी जलकर राख हो गई थी और उसके दाएं बाएं 2 और जेर तामीर कोठियों को नुकसान पहुंचा था। आग लगने की इत्तला मिलने पर पुलिस ने भी वहां पहुंचने में ज्यादा देर न लगाई। पुलिस को एक गली में कोठी के दोनों मुहाफिज भी बंधे हुए मिल गए थे। उन्होंने छूटते ही पुलिस को यह बयान दिया था कि ये कोठी हाजी अब्दुल्लाह की मिल्कियत थी और इसे आग शारिक के साथ ही समीना ने लगाई थी। उसके साथ एक और खूबसूरत लड़की भी थी, लेकिन हाजी ने कोठी की मिल्कियत ही से इनकार कर दिया। उसके बयान के मुताबिक ये कोठी बनवाई उसी ने थी, लेकिन बाद में शारिक को दे दी थी। उसके बाद उसका इस कोठी से कोई ताल्लुक नहीं रहा था। पुलिस अफसरान जानते थे कि हाजी कोठी की मिल्कियत से इनकार क्यों कर रहा था। बात कोई मामूली नहीं थी। कोठी में असलहा और गोले बारूद का अंबार लगा हुआ था। अगर हाजी कोठी की मिल्कियत कबूल कर लेता तो उसे ये भी जवाब देना पड़ता कि वो असलहा कहां से आया था। लेकिन हाजी से पहले उसके कारिंदे ये बयान दे चुके थे कि कोठी हाजी अब्दुल्लाह की मिल्कियत थी और शारिक के साथ ही समीना ने आग लगाई थी। हाजी अब्दुल्लाह के नमकखार पुलिस अफसरान कोशिश कर रहे थे कि इस मामले में हाजी का नाम न आने पाए, लेकिन अखबारात के रिपोर्टर हाजी के दोनों कारिंदों से राब्ता करने में कामयाब हो गए और उनका बयान ले उड़े। अखबारात ने शारिक और समीना के नामों को तो कवरेज दी ही थी, लेकिन हाजी अब्दुल्लाह के नाम को भी खूब उछाला था और पहली मर्तबा उसके खिलाफ खुलकर लिखा था और हुकूमत से मुतालबा किया था कि हाजी अब्दुल्लाह को गिरफ्तार करके इस वाक़े की आला सतह पर तहकीकात करवाई जाएं। हाजी अब्दुल्लाह वसनपुरा में अपने एक मोतमिद कारकुन के घर में छुपा बैठा था। वो अब तक अपने आदमियों को 20 मरतबा फोन कर चुका था। असम्बलियों में उसके नमकखार वजीर थे और वो टेलीफोन पर हाजी को यकीन दिला रहे थे कि उसे खौफजदा होने की कोई जरूरत नहीं, पुलिस उस पर हाथ नहीं डाल सकेगी। हकीकत यह थी कि गुज़श्ता रात समीना की इस कार्रवाई से हाजी अब्दुल्लाह न सिर्फ बौखला गया था, बल्कि पहली मर्तबा वो कुछ खौफ भी महसूस करने लगा था। उसके आदमियों की पूरी फौज शहर में फैली हुई थी, लेकिन वो शारिक और समीना का सुराग न लगा सके थे। उस रोज हवेली से असलहे और गोले बारूद की पेटियां और हेरोइन के पैकेट अपने कब्जे में लेने के बाद उसका ख्याल था कि शारिक की कमर टूट जाएगी। वो इस कामयाबी पर बहुत खुश था, लेकिन इसके जवाब में समीना ने जो कुछ किया था उसने न सिर्फ हाजी के होश उड़ा दिए थे, बल्कि उसे खौफजदा होकर रूपोश होने पर भी मजबूर कर दिया था। समीना के बारे में सोचकर वो बार बार दांत कचकचा रहा था। अगर इत्तेफाक से ये लड़की उसके हाथ लग जाए तो वो उसकी इतनी बोटियां कर दे कि उन्हें गिनना मुश्किल हो जाए। दूसरी तरफ उसे अपने आदमियों पर भी गुस्सा आ रहा था, जिन्हें 2 लड़कियां बेवकूफ बना गई थीं। वो उन्हें गोली से उड़ा देना चाहता था, लेकिन ऐसा नहीं कर सकता था क्योंकि शबीरा और मंजूरा दोनों पुलिस कस्टडी में थे। हाजी अब्दुल्ला ने गर्चे ये कह दिया था कि उस कोठी से उसका कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन वो जानता था कि कह देने से कुछ नहीं होता। उस इलाके के लोग गवाही देंगे कि उसे वहां आते जाते देखा गया है। अवाम का दबाव भी हुकूमत पर बढ़ता जा रहा था। लोग एक बार फिर सड़कों पर निकल आए थे और हुकूमत के खिलाफ नारे लगाते हुए हाजी अब्दुल्लाह की गिरफ्तारी का मुतालबा कर रहे थे। दूसरी तरफ हाजी को इस बात पर भी हैरत थी कि समीना को ये पता कैसे चला कि हवेली से चुराई जाने वाली हेरोइन और असलहा उस कोठी में मौजूद है। अगर उन्हें उस कोठी में असलहे की मौजूदगी का पता चल गया था तो ऐन मुमकिन है उन्हें दूसरे ठिकानों का भी इल्म हो, लेकिन नहीं। हाजी ने इस ख्याल को जहन से झटक दिया। अगर शारिक वगैरह को किसी और अड्डे का पता होता तो पहले वहीं कार्रवाई करते, जबकि ऐसा नहीं हुआ था। उस कोठी के बारे में किसी तरह पता चल गया होगा और उन्होंने फौरी कार्रवाई कर दी। दफतन एक और ख्याल हाजी के जहन में उभर आया। ये ख्याल ऐसा खौफनाक था कि वो कांप उठा। मंजूरा और शबीरा पुलिस की हिरासत में थे और वो दोनों हाजी के बहुत ही काबिल एतमाद मुहाफिज थे। उन्हें तमाम गोदामों के बारे में मालूम था। पुलिस उन पर तशद्दुद करके राज उगलवा सकती थी और अगर उनमें से किसी ने जबान खोल दी तो न सिर्फ करोड़ों रुपए का माल उसके हाथ से निकल जाएगा, बल्कि असेंबलियों में भी खुलकर उसके खिलाफ आवाज उठाई जाएगी और फिर वो बेदस्तोपा हो जाएगा और उसके भागने का रास्ता भी नहीं रहेगा। ये सोचते हुए उसने फोन का रिसीवर उठाया और एक नंबर डायल किया। जल्द ही लाइन मिल गई। हाजी आवाज सुनते ही बोला, गुलाम हैदर, ये मालूम करो कि शबीरे और मंजूरे को कहाँ रखा गया है। मेरा मतलब है वो किस थाने में है। दूसरी तरफ से आवाज सुनाई दी, अभी मालूम करता हूँ जी। हाजी ने कहा, मैं इंतजार कर रहा हूँ, 10 मिनट से ज्यादा नहीं लगने चाहिए। उसने फोन बंद कर दिया। वो बेचैनी से कमरे में टहल रहा था। ठीक 10 मिनट के बाद फोन की घंटी बजी तो उसने लपक कर रिसीवर उठा लिया। यस, आवाज आई, मैंने उन दोनों के बारे में मालूम कर लिया है जनाब। वो हाजी ने गुर्राते हुए बात काट दी। तफसील में जाने की जरूरत नहीं है, उन दोनों को खत्म करवा दो। मैं 1 घंटे के बाद दोबारा फोन करूंगा। उस वक्त उनकी मौत के अलावा और कोई जवाब नहीं सुनना चाहूंगा। दूसरी तरफ से कुछ कहा जा रहा था, लेकिन हाजी ने फोन पटख दिया और पहले की तरह कमरे में टहलने लगा। 45 मिनट के बाद फोन की घंटी बजी।
हाजी अब्दुल्ला उस वक्त कमरे के दरवाजे से बाहर निकल रहा था। घंटी की आवाज सुनकर वो वापस मुड़ा और आगे बढ़कर रिसीवर उठा लिया। यस, दूसरी तरफ से कहा गया, शहबाज बोल रहा हूं। उन दोनों को ऊपर पहुंचा दिया गया है। हाजी के मुंह से एक लफ्ज निकला, गुड, और उसने फोन बंद कर दिया। फिर नौकर को आवाज दी, ओए लतीफ, चाय लेकर आओ। वो सोफे पर बैठ गया। वो अपने आप को बहुत हल्का फुल्का महसूस कर रहा था, जैसे सर से बहुत बड़ा बोझ उतर गया। यह वाकया दिन को 11 बजे पेश आया था और दोपहर 1 बजे अखबारात ने जमी में शाया कर दिए थे। तमाम ही अखबारात ने गुज़श्ता रात इकबाल टाउन में हाजी की कोठी में आतिशज़दगी और धमाकों की खबरें भी दोबारा शाया की थी और थाने में कत्ल की इस दोहरी वारदात को नुमाया तौर पर शाया किया था। अखबारात के मुताबिक गुज़श्ता रात कोठी के आग लगने के थोड़ी देर बाद ही पुलिस जाए वक़ुआ पर पहुंची थी तो हाजी के 2 कारिंदों मंजूर और शब्बीर को एक करीबी गली में बंधे हुए पाया था। उन्होंने अपने बयान में कहा था कि ये कोठी हाजी अब्दुल्लाह की मिल्कियत है और इसमें आग शारिक की साथी समीना ने लगाई थी, जो एक और खूबसूरत लड़की के साथ वहां आई थी। उन्होंने धोखे से उन्हें बांध दिया और पेट्रोल छिड़क कर कोठी को आग लगा दी। बाद में हाजी अब्दुल्ला ने कोठी की मिल्कियत ही से इनकार कर दिया था, क्योंकि कोठी में असलहे और गोले बारूद के जखीरे में भी आग लग गई थी और धमाके शुरू हो गए थे। दरअसल हाजी अब्दुल्ला इस इल्जाम से बचना चाहता था कि उसने कोठी में नाजायज असलहा जमा कर रखा था। शबीर और मंजूर हाजी के तनख्वाहदार मुलाजिम थे। वो उस केस के अहम गवाह थे और पुलिस ने उन्हें अपनी तहवील में ले लिया था। लेकिन आज दिन के 11 बजे 3 नामालूम आदमी दाखिल हुए और उन्होंने आते ही सब मशीन गन्नों से अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी और हवालात में बंद शबीरे और मंजूरे को गोलियों से छलनी कर दिया। नामालूम हमलावरों की इस कार्रवाई में एक कांस्टेबल भी जाँ बहक हुआ था, जबकि 3 सिपाही जख्मी हुए थे। अखबारात ने हाजी के खिलाफ एक बार फिर खुलकर लिखा था कि शबीर और मंजूर को उसी ने मरवाया था ताकि वो उसके खिलाफ कोई बयान न दे सकें। बाज़ अखबारों ने असम्बलियों में उन नुमाइंदों के खिलाफ भी लिखा था जो अवाम की नुमाइंदगी करने की बजाय सिर्फ और सिर्फ हाजी अब्दुल्लाह के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे थे। अखबारात ने एक बार फिर हाजी अब्दुल्लाह की गिरफ्तारी का मुतालबा किया था और उसके साथ ही पुलिस को भी कड़ी तनकीद का निशाना बनाया था। नामालूम हमलावरों ने थाने में घुसकर हवालात में बंद केस के 2 अहम गवाहों को गोलियों से छलनी कर दिया। ये पुलिस की नाअहली का खुला सबूत था। पुलिस अपनी और अपने थाने की हिफाजत करने में नाकाम रही थी तो वो अवाम को क्या तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर सकती थी। इस वाक़े के फौरन बाद उस थाने के पूरे अमले, डीएसपी और एसपी तक को मुअत्तल कर दिया गया और पूरे शहर की पुलिस को मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया गया था। अवाम में खौफ व हरास फैल गया था। लोग अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हो गए थे। पुलिस थाने ही महफूज नहीं रहे थे तो कोई आम आदमी अपने आप को कैसे महफूज समझ सकता था। हाजी अब्दुल्ला की गिरफ्तारी के लिए अवाम का दबाव बढ़ता जा रहा था। चीफ मिनिस्टर हाउस और गवर्नर हाउस के घेराव हो रहे थे। पुलिस मुजाहिरीन पर लाठी चार्ज कर रही थी, लेकिन हाजी अब्दुल्ला के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। हाजी अब्दुल्ला अपनी पनाहगाह में बैठा एक एक लम्हे की सूरत हाल से बाखबर था और अवाम की बेबसी पर दिल ही दिल में मुस्कुरा रहा था। क्विक चेंज है। सूरत हाल खासी संगीन हो गई थी। शारिक और समीना वगैरह को अगरचे फौरी तौर पर कोई खतरा नहीं था, लेकिन वो आंखें बंद करके नहीं बैठ सकते थे। समीना की कार्रवाई से हाजी अब्दुल्ला बौखला गया था। अवाम भी उसके खिलाफ मुजाहिरे कर रहे थे और वो रूपोश हो गया था। और फिर उस रोज पुलिस की हिरासत में शबीरे और मंजूरे को गोलियों से छलनी कर दिया गया। अखबारात और अवाम हाजी के खिलाफ शोर मचाने लगे, लेकिन कानून हाजी का कुछ न बिगाड़ सका। उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। उसके बरक्स पुलिस अपनी तमाम तर तवानाई शारिक और समीना की तलाश में सर्फ कर रही थी। जगह जगह छापे मारे जा रहे थे। जेर जमीन दुनिया से ताल्लुक रखने वाले कई लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया था और उन पर तशद्दुद करके उनसे शारिक और समीना के बारे में पूछा जा रहा था। इस वाक़े को तकरीबन 1 हफ्ता गुजर गया। अवाम का जोशो खरोश दम तोड़ गया था, लेकिन पुलिस की सरगर्मियां जारी थीं। शारिक और समीना की तलाश में अब भी जगह जगह छापे मारे जा रहे थे।